Welcome to Taxius Engineering. Hello students. Here I am sharing concept of header file in C, C++, C, Java, Python programming language. This is my beginner to advanced programming course for technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay. Now we start today's session. Today's our topic is header file in C, C++, C, Java, Python programming language. Okay, if you want to watch overview and features of programming language videos, I have uploaded some videos on these topics. So watch freely, link are in description box. Okay, आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में C, C++, C है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट को शेयर करने जा रही हूँ। C, C++, है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट में आप सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, समझेंगे कि हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल के फीचर क्या क्या हैं, कितने प्रकार की हेडर फाइल्स होती हैं, किन किन लैंग्वेजेस में हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है और किन किन लैंग्वेजेस में हेडर फाइल की नीड नहीं होती है। मेनली हेडर फाइल का यूज सी, C++ लैंग्वेज में ही होता है। ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि हेडर फाइल्स ओनली सी, C++ लैंग्वेज में होती हैं। अदर लैंग्वेज में डायरेक्ट प्रोग्राम को लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स को सी, C++ लैंग्वेज की हेडर फाइल को अच्छे से समझाएंगे। ओके, इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है, freely type in your comment box. Okay, I will try to cover your each and every questions in our next videos. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडर फाइल इन सी, C++, C है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम हेडर फाइल की बात कर लेते हैं। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल के फीचर्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार की हेडर फाइल्स होती हैं, किन किन लैंग्वेजेस में हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हेडर फाइल होना ना होना इतना मैटर नहीं करता है। ओके, हेडर फाइल की ज्यादातर सी, C++ प्रोग्राम्स में ही यूज होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि C++ प्रोग्राम में हेडर फाइल को कैसे यूज करते हैं। ओके, now we start today's session. Now we start header file in C, C++. Okay, now a header file is a source file that has .h extension. Look at the slide. A header file is a source file that has the .h extension. हेडर फाइल एक सोर्स फाइल है जिसका एक्सटेंशन .h है। इट मीन्स हेडर फाइल को .h एक्सटेंशन से ही कॉल किया जाता है। अपने C या C++ प्रोग्राम में इसका रीजन एक यह भी है, अगर आप किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हो और अपनी हेडर फाइल के साथ .h एक्सटेंशन नहीं लगाए हो तो आप C++ या C के किसी भी कंपाइलर में उस प्रोग्राम को रन करोगे तो वो प्रोग्राम आपको इनवैलिड नेम करके एक एरर जनरेट कर देगा। इसका रीजन क्या आप सभी जानते हैं क्या है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। इसका रीजन यह है कि हम जो हेडर फाइल कॉल करते हैं वो हेडर फाइल C++ के हर एक सॉफ्टवेयर में .h एक्सटेंशन से ही सेव होती है। इसी वजह से हम हेडर फाइल्स को .h एक्सटेंशन से ही कॉल करते हैं। ओके, अब थोड़ा सोर्स फाइल को समझ लेते हैं। ये तो हमने .h एक्सटेंशन की बात की थी, अब सोर्स फाइल की बात करते हैं। क्या होती है सोर्स फाइल? C, C++ के प्रोग्राम्स को पहचानने के लिए अलग अलग सोर्स फाइल बनाई गई हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि C लैंग्वेज के लिए studio.h करके हेडर फाइल होती है और C++ के लिए iostream.h करके होती है। यानी C के लिए stdio.h और C++ के लिए iostream.h हेडर फाइल होती हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। ओके, come on the topic, come on the next line.
header file contains the function prototype or function declaration, whereas the source code contains the constraints, macros, system byte, global variables. Whenever we require the definition of a function, then we simply include that header file in which function is declared. Okay. हेडर फाइलों में फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन भी होते हैं, जबकि सोर्स कोड में कॉन्स्टेंट्स, मैक्रोस और सिस्टम बाइट ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं। जब भी हमें किसी डिफाइंड फंक्शन की आवश्यकता होती है तो हम बस उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं जिसमें हमारा फंक्शन डिक्लेयर किया गया होता है, जिससे हमारे सोर्स कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सके, फिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। ओके, देयर आर टू टाइप्स of header file defined in our program. Okay, हमारे प्रोग्राम में दो प्रकार की हेडर फाइल्स का यूज किया जाता है, एक यूजर डिफाइंड हेडर फाइल और दूसरी प्री डिफाइंड हेडर फाइल। ओके, यूजर डिफाइंड यूजर द्वारा क्रिएट की जाती है, प्री डिफाइंड हेडर फाइल पहले से ही हमारे C++ के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। Both the user-defined and system-defined header files can be included in a program with the help of using preprocessing directive. These processor directives are used to instruct the compiler to process these files before compilation. These are two forms of including header files. Okay, user-defined और system-defined header file दोनों को प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का उपयोग करके प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं, वो प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स को ही सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल कहते हैं ना, तो इसीलिए इसमें हमने बताया कि यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल दोनों को प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव यानी कि हैश का उपयोग करके प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का उपयोग कंपाइलर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इट मीन्स हमारा जो कंपाइलर उसको कंपाइलेशन से पहले इन हेडर फाइलों को चेक करने का निर्देश मिल सके। हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के दो प्रकार हैं, जैसा कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि हैज इंक्लूड, उसके बाद एंगुलर ब्रेसेस में फाइल लिखा हुआ है, और दूसरा है हैज इंक्लूड और इन्वर्टेड कोमा में फाइल लिखा हुआ है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अपन समझते हैं। एक एंगुलर ब्रेसेस में है और एक इन्वर्टेड कोमा में है, दोनों में डिफरेंस एक ही है। एक जो एंगुलर ब्रेसेस में है वो प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल है, और जो इन्वर्टेड कोमा में है वो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। ओके, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक दिस वीडियो, अगर नहीं आया तो आगे इस वीडियो को पीछे करके इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लास्ट स्लाइड में हमने देखा हेडर फाइल क्या होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक यूजर डिफाइंड, दूसरा प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो है वो सिस्टम में पहले से अवेलेबल होता है और यूजर डिफाइंड हम बनाते हैं। ओके, अब हम यहाँ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल की बात करते हैं। ये क्या होती है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। अब हम इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि यूजर डिफाइंड हेडर फाइल कैसे बनाई जाती है। यही हमारा टाइटल है स्लाइड का, हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। हेडर फाइल इज यूज्ड टू अवॉइड राइटिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कोड व्हेन वी क्रिएट आवर ओन हेडर फाइल, then we can simply use whenever we want. It enhance code readability and functionality. हेडर फाइल का उपयोग लार्ज और कॉम्प्लेक्स कोड को लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जब हम अपनी खुद की हेडर फाइल बनाते हैं तो हम यहाँ जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम में उस हेडर फाइल का वर्क आता है उस हेडर फाइल में हम डायरेक्टली हेडर फाइल को कॉल कर उसके फंक्शन को लिख करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके, यह कोड की रीडेबिलिटी और फंक्शनैलिटी दोनों को बढ़ाता है, जिससे हमारे सोर्स कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है
और होती भी है काफी हद तक, चाहे वो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट अवर ओन हेडर फाइल्स। हमारी अपनी हेडर फाइल को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स नीचे दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वी will write our own C++ code and save the file with .h extension. Below is the example to create our header file. Okay. हम जब भी कोई C या C++ लैंग्वेज का कोड लिखते हैं और उस फाइल को .h एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, उसे .h एक्सटेंशन के साथ सेव की हुई फाइल को हेडर फाइल कहते हैं। मैंने यूजर द्वारा हेडर फाइल बनाने का एक एग्जाम्पल नीचे लिया है, चलिए देखते हैं क्या है। हमारा एग्जाम्पल ये है। ओके, इस एग्जाम्पल में हमने जो ब्लू लाइन में जो एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल ये जो ब्लू लाइन में ये कोड लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमने एक छोटा सा मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन की हमने हेडर फाइल बनाई है। हाँ, इस फंक्शन की फाइल को हमने .h एक्सटेंशन से सेव किया है। ओके, अब देखते हैं ये फंक्शन कैसे बनाया है। इससे पहले मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम भी बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उसमें आपको प्रोग्राम का एक एक पॉइंट समझ आएगा, इसलिए आप उसको देख लें, है ना। ओके, अब आपने अपने प्रोग्राम पर आते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, देन इस हेडर फाइल को अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज करके भी देखते हैं। ओके, हम अब अपने प्रोग्राम को यानी इस मल्टीप्लाई के फंक्शन को समझते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले एक कमेंट लाइन दी है। कमेंट लाइन को हमेशा डबल स्लैश से शो किया जाता है C++ में। ओके, तो इसमें जो कमेंट लाइन दी है उसमें क्या लिखा हुआ, फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। यानी कि फंक्शन के बारे में बता रहा है कि हमने एक ये फंक्शन बनाया है मल्टीप्लाई टू नंबर्स का, जो कि हमारे फंक्शन का रिजल्ट दूसरे प्रोग्राम को देगा। ओके, ये एक कमेंट लाइन है। C++ लैंग्वेज में कमेंट ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे डबल स्लैश में, जैसा मैंने बताया। ओके, ये कमेंट लाइन ये बता रही है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं या अपनी हेडर फाइल के कोड में जो फंक्शन दे रहे हैं, या यूजर डिफाइंड हेडर फाइल में जो फंक्शन दिया हुआ है या प्री डिफाइंड हेडर फाइल में जो बना हुआ है, वो ये हम यूजर डिफाइंड बना रहे हैं। इसलिए इसमें हम ये बता रहे हैं कि इसमें दो नंबर्स का हमको मल्टीप्लाई कराना है। उस मल्टीप्लाइड वैल्यू को हमको दूसरे वाले प्रोग्राम में जहां जरूरत होगी वहां हमको लेना है। मतलब कि वहां हम जो भी ऑब्जेक्ट देंगे उस ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमको देगा। ओके, वो हम आगे प्रोग्राम में समझेंगे, है ना, अच्छे से समझ आएगा आपको। अब इसमें हमने क्या किया, एक तो पहले कमेंट लाइन ली, उसके बाद में हमने दूसरा फंक्शन लिया। तो फंक्शन कौन सा लिया, इंट फंक्शन लिया, इंटीजर टाइप मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर वाला फंक्शन लिया। मतलब हमारे फंक्शन का नाम क्या, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, और हमने टाइप क्या लिया उसका, इंट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए उस फंक्शन से, इसलिए हमने उसका टाइप इंट लिया है ना। उसमें हमने दो वेरिएबल दिए, इंट ए और इंट बी। ओके, तो उसमें हमने इंट ए और इंट बी दिए। रिटर्न ए एस्टिक बी, उसके बाद में हमने लिया रिटर्न ए एस्टिक बी फंक्शन। ओके, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इट मीन्स हम जब इस एडर फाइल को किसी प्रोग्राम में कॉल करेंगे, उस प्रोग्राम में हम जो वैल्यू ए और बी की देंगे, उन वैल्यूज के मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये रिटर्न फंक्शन वैल्यू जनरेट करके हमारे दूसरे प्रोग्राम को, जहां भी हम इस एडर फाइल को कॉल करेंगे और इसके फंक्शन को कॉल करेंगे, उससे वैल्यू दे देगा। और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का वर्क यही होता है। ओके, हमने इस हेडर फाइल को .h से सेव किया, यही इसमें लास्ट वाली लाइन में लिखा है। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। ओके,
हमने उधर एक प्रोग्राम बना लिया था जिसमें हमने अपनी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनाई थी। ओके, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोग्राम बनाया है, जैसा कि हमारी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में लिखा भी है, सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। ये भी एक कमेंट लाइन है क्योंकि इसमें डबल स्लैश लगा हुआ है। ओके, इसके बाद हमने हेडर फाइल ली है, एक तो प्री डिफाइंड हेडर फाइल है जो कि stdio.h है, दूसरी हमारी बनाई हुई यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है जो कि multiply.h है। ओके, multiply.h है जो कि किसमें लिखी, इन्वर्टेड कॉमा में, और जो अपनी प्री डिफाइंड है वो एंगुलर बेसिस में लिखी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको वो बताया था। आई मीन एंगुलर बेसिस में जो हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं वो यूजर डिफाइंड होती हैं। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन के अंदर ही दोनों वेरिएबल की वैल्यू भी ली है ना, ए की वैल्यू, यानी कि दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया कि इंट ए इक्वल 1 बी इक्वल 2। तो ये सी प्रोग्राम है, ये काम सी में भी हो जाता है। ओके, हर एक लैंग्वेज में हो जाता है कि हम वहीं भी वैल्यू दे सकते हैं और वैल्यू को आउटर में भी दे सकते हैं यूजर से इनपुट मांग करके। ओके, यूजर भी खुद से दे सकता है और हम पहले से अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने अपने फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कराई है, जैसा कि इसमें दिया है सी आउट एक्सर्शन ऑपरेटर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज, फिर हमने अपने फंक्शन को, उस हेडर फाइल के फंक्शन को कॉल किया, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स a, b। तो वो जो फंक्शन बनाया था रिटर्न a b जो देगा वो यहाँ वैल्यू दे देगा, वही हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सी आउट का काम ही यही होता है कि वैल्यू को प्रिंट करना है स्क्रीन पे। ओके, आप इसको उस पर रन करा के देख सकते हैं किसी भी कंपाइलर पे जिस पे आपको सूटेबल हो। मैं आज आपको इतना ही बताती हूँ, आगे हम इसमें ये देखते हैं कि सी है जावा पाइथन में ये हेडर फाइल्स क्यों यूज नहीं होती हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, these languages are programmer friendly languages, so these languages do not use header files। ये लैंग्वेजेस प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, इसलिए ये लैंग्वेजेस हेडर फाइलों का उपयोग नहीं करती हैं। सी है जो जावा लैंग्वेजेस, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन द क्लास। सी हैज ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ क्लास में ही होता है। सी हैज फ्रेमवर्क, सी हैज ये जावा फ्रेमवर्क द रीड्स द असेंबली टू डिटरमाइन what is available to other class। ओके, तो सी हैज ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ क्लास में ही होता है। तो सी हैज ये जावा का जो फ्रेमवर्क है हमारे कोड को पहले रीड करता है, देन असेंबली लैंग्वेज को यह बताता है कि सी हैज या जावा के प्रोग्राम की जो क्लास हम रन करा रहे हैं उन क्लासेस में क्या क्या फंक्शन और प्रोसीजर यूज हो रहा है, और उन फंक्शन और प्रोसीजर क्या क्या कह रहे हैं, और वो फंक्शन और प्रोसीजर अपने सी हैज और जावा फ्रेमवर्क से क्या आउटपुट चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा सी हैज या जावा का फ्रेमवर्क केवल क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझता है। सी हैज या जावा में हेडर फाइल का यूज नहीं होता है। पाइथन लैंग्वेज एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन द फंक्शन और लूप्स। पाइथन लैंग्वेज का सारा कार्य फंक्शन और लूप में ही होता है। पाइथन में जब भी हम हेडर फाइल का पाइथन में भी हेडर फाइल का यूज नहीं होता है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे इस हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट को। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फाइंडिंग इजीली माय न्यू अपलोडेड वीडियोस। सो प्रेस द बेल आइकॉन। आज के सेशन यही कंप्लीट होता है। आज आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा, क्या देखा, हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट्स को जो सी एस जावा पाइथन में होते हैं। सी के हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट को आपने समझा, और ये भी समझा कि सी एस जावा पाइथन लैंग्वेज में क्यों यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, तो ये आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी एक टॉपिक पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी एक टॉपिक पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।